क्योंकि ये शिरीन का विदाई रात्रि भोज था, इसीलिए उसके लिए कई जाम परोसे गए थे। शिरीन सभी जामों को पीने जितनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने ज़्यादातर समय विनम्र बने रहने के लिए बस एक घूंट पीना ही सही समझा। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका मकसद सही नहीं था, जो उसे नशे में धुत देखना चाहते थे, लेकिन उन सभी को भीम सिंह ने रोक दिया था, क्योंकि भीम सिंह के पास सभी तरह के संसाधन मौजूद थे और वो एक सामाजिक तितली की तरह भी थे। जब वो शिरीन के प्रति दयालु थे तो वो उसे वसंत जैसी गर्मी का एहसास करवा रहे थे। उन्होंने न केवल उसकी ओर से शराब पी, बल्कि उन्होंने चुपचाप शाही नौकरानी की शराब को बेअसर करने के लिए किसी से जादुई पानी मंगवाया और उसे शिरीन के सामने रख दिया। उनके इस तरह के व्यवहार से महिलाओं के बीच ईर्ष्या का भाव पैदा हो गया था। कई लोगों ने अपना ध्यान उन पर केंद्रित कर दिया था। राजधानी शहर के 4 शाही बच्चों में से भीम सिंह की उपस्थिति सबसे अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके पास सबसे अच्छा व्यवहार था। चाहे जो कुछ भी हो जाए, वो अक्सर बांस के जंगल के बीच में रहने वाली हवा के झोंके की तरह फूर्ति दिखाते थे। महादेव प्रताप सिंह को अचानक लगा कि वो अभी बहुत ही ज्यादा पछतावा महसूस कर रहे थे, क्योंकि शिरीन वास्तव में उनके एहसास के प्रति पीछे हट गई थी और वो लड़खड़ाकर भीम सिंह की ओर चली गई थी, और उस बच्चे ने उसे संभलकर पकड़ लिया था। वो केवल ये देख सकते थे कि भीम सिंह शिरीन के हक की बातें कर रहे थे। रही बात महल मालिक की, तो वो अपने आप को शांत रखने में कामयाब दिख रहे थे। उनके सामने खुद के लिए लाई गई एक शराब की बोतल थी, और शाही नौकरानी जो उन्हें परोस रही थी वो महल की सबसे खूबसूरत और प्यारी नौकरानी थी। उनके सामने खुद के लिए लाई गई एक शराब की बोतल थी, और शाही नौकरानी जो उन्हें परोस रही थी वो महल की सबसे खूबसूरत और प्यारी नौकरानी थी। जब वो महल के रात्रि भोज में भाग लेते थे तो सम्राट ने खासतौर से आकाशी ऋषि व्यास साहू जी और आकाशी ऋषि भगवान दास जी के लिए 2 नौकरानियों को प्रशिक्षित किया था। इसके अलावा उनका काम केवल उन दोनों की सेवा करना ही था। वो न केवल तेजी से सेवा करने में सक्षम थी, बल्कि बहुत सुंदर भी थी। इसमें बहुत जरूरी बात यह है कि वो बहुत साफ थी और उनके हाथ बहुत चिकने और कोमल थे। उन पर एक भी धब्बा देखा नहीं जा सकता था। उनका चाल चलन एकदम सही था, जो आंखों को भाता था। लेकिन ऐसी नौकरानियां भी गलती करती थी। जब वो महल मालिक की सेवा कर रही थी तो उसके हाथ से अचानक झटका खाया और शराब वास्तव में उनके सामने ग्लास के बदले नीचे गिर गई, और एक तीखी आवाज के साथ ग्लास भी फर्श पर गिर गया। क्योंकि भवन का फर्श सफेद संगमरमर से बनाया गया था और इसी कारणवश वो नाजुक कांच फर्श पर गिराए जाने के तुरंत बाद आधे में टूट गया था, जैसे कि एक उपकरण के टूटे हुए तार की तरह बजता हो। हर किसी का दिल एक धड़कन से चूक जाता है, और अब सबने अपना ध्यान महल मालिक की ओर कर दिया था। इसी बीच शिरीन ने सिर्फ भीम सिंह के लिए एक गिलास शराब को दोबारा भरा था, क्योंकि भीम सिंह एक ऐसे सज्जन व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा शिरीन को प्राथमिकता दी थी। इसीलिए शिरीन ने महसूस किया कि उसे उनकी दयालुता का एहसान उतारना चाहिए। इसीलिए उसने उसका गिलास भरने में फिर से मदद की, क्योंकि उन्होंने अपना गिलास दूसरों को देना शुरू कर दिया था। भीम सिंह खुश थे कि उनकी निगाहें टिमटिमा रही थी। जब वो उस कांच के गिलास को पकड़ने के लिए आगे झुके तो उनकी छोटी उंगली ने शिरीन की हथेली को छुआ। शिरीन हैरान हो गई, लेकिन जवाब देने से पहले ही महल मालिक का गिलास फर्श पर गिर गया। उस दरार ने भी उसके हाथ को थोड़ा हिला दिया, जिससे आधा गिलास शराब भीम सिंह के बागे पर आ गई। भीम सिंह उठ खड़े हुए। मुझे माफ कर दीजिए, शिरीन ने माफी मांगी। वो मदद करना चाहती थी, लेकिन आखिरकार वो उनके लिए मुसीबत बन गई। अफसोस से उसने उनकी ओर देखा। आपका बागा गंदा हो गया है, क्या आप इसे बदल कर आना चाहते हैं? 8वें राजकुमार के बारे में एक बुत था कि अगर थोड़ी सी भी गंदगी उन पर गिर जाती थी तो वो एक नया बागा पहन लेते थे। शिरीन को पता था, क्योंकि वो पिछले 6 महीनों में उनसे कई बार मिली थी। इसीलिए उसने पूछा। भीम सिंह ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ये ठीक है, मैं इसे मिटा लूंगा यहीं पर। फिर उन्होंने अपने कपड़ों से दाग मिटाने के लिए एक सफेद रुमाल लिया। दाग एक अनुचित जगह पर था, इसलिए उसे साफ करने के लिए उन्हें अपने शरीर को मोड़ना पड़ा, जो उनके लिए थोड़ा अटपटा था। ये मुझे करने दीजिए। शिरीन ने उनके रुमाल को अपने हाथों में लिया और उसे लेकर उनकी पीठ को पोंछने की कोशिश की। जब वो दाग साफ कर रही थी तभी उस पार से अचानक एक थप्पड़ की आवाज आई, मानो कोई मेज पर चीनी कांटा मार रहा हो। आवाज तेज थी और शांत भवन और भी शांत हो गया। सब इतने शांत थे कि भोज भवन से बहती हुई हवा को भी सुन सकते थे। महल मालिक की मेज से आवाज जारी की जा रही थी। शिरीन ने भी महसूस किया कि माहौल सही नहीं था। जब उसने अपना सर उठाया और उस मेज की ओर देखा तो उसने देखा कि महल मालिक की काली आंखों की जोड़ी उसे ही देख रही थी। उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। महल मालिक ने एक मुखौटा पहन रखा था, इसीलिए शिरीन नहीं देख पा रही थी कि उनके चेहरे की अभिव्यक्ति क्या थी, लेकिन वो अपनी आंखों में जबरदस्त जलन महसूस कर सकती थी। पक्षों में उनकी सेवा करने वाली महिला ने फर्श पर घुटने टेक दिए और माफी मांगने की गुहार लगाई, क्योंकि अभी वहां वसंत की शुरुआत हुई थी और महल एक झील के बगल में बनाया गया था। इसलिए भवन किसी तरह ठंडा हो गया, लेकिन भवन में सैकड़ों लोग थे। फिर भी इस चीज ने वहां का तापमान नहीं बढ़ाया था। बाकी लोगों को पता नहीं चल सकता था, लेकिन शिरीन कम तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील थी।
इसीलिए जब भवन अचानक गर्म हो गया तो उसने आश्चर्यजनक रूप से भवन के चारों ओर देखा और संदेह किया कि भवन में कुछ हीटर जोड़े गए थे। सम्राट ने नौकरों को इतनी बड़ी गलती करने की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने नौकरों को तुरंत डांटा। उनके यूं डांटने से उसे और भी अधिक डरा दिया गया था। महल मालिक ने कुछ नहीं कहा, बस नौकर बदलने के लिए कहा। सम्राट ने तुरंत नौकरों को बदल जाने के आदेश दिए। सौभाग्य से उन्होंने महल मालिक के लिए 2 नौकर तैयार कर रखे थे। इस तरह उनके लिए एक और नौकर रखा हुआ था। जब वो दूसरे सेवक को बुलाने वाले थे तो महल मालिक ने शिरीन को देखा और कहा, मोहतरमा शिरीन, क्या आप मुझे शराब परोस सकती हैं? शिरीन को उम्मीद नहीं थी कि वो उसे बुलाएंगे। वो चौंकी और उसने कहा, क्या? मैंने देखा कि आप शराब डालने में काफी कुशल हैं। आप नौकरों की जगह क्यों नहीं आ जाती? महल मालिक उसे देखते हुए हल्के से मुस्कुराए। शिरीन थोड़ा सा हैरान हो गई। वो अनुरोध बहुत ज्यादा मांग वाला प्रतीत नहीं होता था। उनका एक बहुत ही खास दर्जा था। जो नौकर उनके लिए शराब परोसते थे वो कम से कम 5वीं श्रेणी या उससे ऊपर के अधिकारी होते थे। कभी कभी राजकुमारियां भी उनके पास रहने और उनकी सेवा करने का अवसर हड़प लेती थी। इसे एक सम्मान माना जाता था अगर उनके साथ शराब पीने का मौका मिले तो। इस प्रकार जब उन्होंने उसे आने को कहा तो ये दावा नहीं कर सकती थी कि वो उसे अपमानित कर रहे हैं। आंखों के अनगिनत जोड़े उसकी ओर देख रहे थे। आश्चर्य, ईर्ष्या हवा में थी और कुछ लोग सोच रहे थे कि इसमें ऐसा क्या खास है। शिरीन ने कुछ देर सोचा। यह आदमी उसे काले जंगल में डालने जा रहा है, इसलिए कहा जा सकता है कि उसकी किस्मत उनके हाथों में है। अगर वो उन्हें नाराज कर देती है तो वो उसे छठी पहाड़ी पर भी भेज सकते हैं और इसीलिए उसे उनके साथ अच्छा व्यवहार ना करने पर पछतावा होगा। इसीलिए शिरीन जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन वो उसके अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकी। जब वो ऊपर जाने के लिए खड़ी हुई तो सुमति देवी, जो ज्यादा दूर नहीं बैठी थी, वो भी उठी। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी, मुझे ये करने दीजिए। मैं शराब डालने में बहुत अच्छी हूँ और मुझे इसे डालने के 18 अलग अलग तरीके आते हैं। मुझे वो दिखाने का मौका दें। जब वो चलने वाली थी तो महल मालिक ने उसे रोक दिया। शराब पानी की तरह पीने के लिए, प्रदर्शन के लिए नहीं। मुझे शराब डालने के इतने तरीके जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। फिर वो शिरीन की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, क्या पा रही हैं? शिरीन हैरान थी। ये आदमी बड़ा सिद्धि था। ऐसा लग रहा था कि अगर उसने उनके लिए शराब नहीं डाली तो वो उसे जाने नहीं देगा। महल मालिक शायद एक ऐसे व्यक्ति थे जो चाहते थे कि सब कुछ सही हो। जब सफेद कांच का ग्लास आधा टूट गया था तो वो एक समान रंग वाला ग्लास बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। उन्होंने जग को अपनी हथेली से दबाया और जग तुरंत खुरदुरे पाउडर में बिखर गया और गायब हो गया। शिरीन को लगा कि ये एक तरह की चीजों की बर्बादी थी। जाहिर तौर पर वो जग एक अनमोल खजाना था और उन्होंने बिना पलक झपकाए से बर्बाद कर दिया था। ये वास्तव में एक बचकानी हरकत थी। वैसे शिरीन का इस सबसे कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए था, इसीलिए शिरीन ने बहुत कुछ नहीं कहा और इसके जरिए एक और शराब के ग्लास के निकलने का इंतजार किया। उन्होंने अपनी थैली में से बहुत सारे शराब के ग्लास निकाल कर रख दिए। शिरीन तो हमेशा से ही 2 जोड़े देखा करती थी, लेकिन उन्होंने जो नष्ट किया वो उन 2 जोड़ों में से नहीं थे जो उसने पहले देखे थे। उम्मीद के मुताबिक महल मालिक ने फिर से एक नया शराब का ग्लास निकाला। शिरीन को झटका लगा। उसने इस शराब के ग्लास को पहले भी देखा था। वो उससे बहुत प्रभावित हुई। वो एक कली के आकार का बोधी वाला जग और ग्लास था। जब वो मेज पर रखे जाते थे तो वो आंखों को खुश कर देते थे। 6 महीने पहले के कुछ दृश्य उसके दिमाग में कौंध गए। ये तब था जब वो उसे राजधानी में वापस लाए थे। उसने एक ग्लास पर दस्तक दी, उनके लिए गाना गाया था और इस जग से शराब पीने के बाद वो नशे में धुत हो गई थी। अतीत की सारी यादें उसके दिमाग में बार बार दौड़ती रही। इसमें शराब डालें, महल मालिक ने कहा। शिरीन ने मेज पर 2 ग्लास देखे और संदेह से पूछा, क्या मुझे इन दोनों ग्लास में शराब डालने की आवश्यकता है? आखिरी बार उसने केवल एक ग्लास निकाला था जब उससे उसने शराब मांगी थी, तो शिरीन अपना खुद का ग्लास इस्तेमाल करती थी। जब उन्होंने इस बार 2 ग्लास निकाले तो इसका क्या मतलब हो सकता है? अगर ये कोई और होता तो वो स्वाभाविक रूप से सोचती कि दूसरा ग्लास उसके लिए तैयार किया गया था, लेकिन ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि महल मालिक थे, जो हमेशा अलग तरह से अभिनय किया करते हैं। इसीलिए कुछ भी डालने से पहले उनसे पूछना बेहतर था। महल मालिक ने केवल 2 शब्दों के साथ उत्तर दिया, बेशक दोनों। शिरीन ने ग्लास भरने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए। भवन में हर कोई चुपचाप शिरीन को देख रहा था। उन्होंने सोचा कि शिरीन शराब डालने में कोई गुरु थी, क्योंकि आकाशी ऋषि व्यास साहू जी ने व्यक्तिगत रूप से उसे बुलाया था इसे अपने ग्लास में डलवाने के लिए। लेकिन जब उन्होंने उसे शराब डालते हुए देखा तो उन सब ने अपना सर हिला दिया। ये शराब डालने का एक बहुत ही सामान्य तरीका था। यहाँ तक कि वो नौकर जिसने अभी अभी आकाशी ऋषि व्यास साहू जी की सेवा की थी, वो शिरीन से ज्यादा कुशल थी। शिरीन ने दोनों ग्लासों को भरने के बाद उन्हें महल मालिक के सामने रख अपने कदम पीछे की ओर खींच लिए और किनारे पर खड़ी हो गई। बैठ जाओ, महल मालिक ने उसकी ओर देखते हुए कहा। आप प्रभु के शिष्य हैं और दूसरों से अलग हैं। आपको मेरे सामने खड़ा नहीं होना चाहिए।
उनकी मेज 2 लोगों के लिए काफी बड़ी थी, इसीलिए अगर शिरीन को बैठना था तो उसे अतिरिक्त कुर्सी की जरूरत नहीं थी। शिरीन चौंक गई। क्या वो खुद को उसके बगल में बैठने दे रहे थे? क्या उनकी मंगेतर को जलन नहीं होगी? शिरीन ने ऊपर देखा और सुमति देवी पर नजर डाली। दुर्भाग्य से वो नकाबपोश थी, इसलिए वो उनके चेहरे के हाव भाव को नहीं देख सकी, लेकिन उसने देखा कि सुमति देवी ने अचानक अपने हाथ के ग्लास को कसकर पकड़ लिया है। तभी शिरीन समझ गई कि वो अभी कैसा महसूस कर रही है। वो दुखी और क्रोधित होनी चाहिए। शिरीन बहुत तेज थी। सुमति देवी ने बहुत सारे हाव भाव नहीं दिखाए, लेकिन वो देख सकती थी कि उन्हें वास्तव में महल मालिक पसंद थे। शिरीन अभी भी थोड़ी झिझक के साथ खड़ी थी। आप बैठ क्यों नहीं रही हैं? क्या आप डरती हैं कि मैं आपको काट लूंगा? महल मालिक ने गुस्से में उसकी ओर देखा। ठीक है, शुक्रिया। शिरीन केवल बैठ सकती थी और उन्हें धन्यवाद दे सकती थी। एक बार जब वो बैठ गई तो महल मालिक ने शराब के ग्लास को धक्का दिया और कहा, ये तुम्हारे लिए है। शिरीन को हमेशा लगता था कि उनके इरादे अच्छे नहीं हैं। उसने महल मालिक को फिर से देखने से पहले ग्लास और शराब को गौर से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या गलत हुआ है। उससे पहले उसने याद किया कि उन्होंने अपना ग्लास कभी दूसरे लोगों के साथ साझा नहीं किया था, लेकिन अब वो ऐसा क्यों कर रहे थे? क्या उन्होंने सुमति देवी के साथ कोई बहस की थी और जानबूझकर शिरीन का इस्तेमाल कर रहे थे उन्हें जलाने के लिए? कांच की वो चीज बेहद खास थी। शिरीन इसे पहचान सकती थी, लेकिन वो जानती थी कि ये बहुत दुर्लभ और कीमती होनी चाहिए थी। कांच पर नक्काशी भी बहुत खास थी। यदि इसे नक्काशी गुरु द्वारा बनाया जाता है तो इसे पूरा करने में 3 साल का समय लग सकता है। क्या वो इतना कीमती ग्लास इस्तेमाल करने के बाद उसे फेंक देंगे? उसने सुना था कि जब उसका सामान दूसरे लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था तो वो उसे बिना सोचे समझे बर्बाद कर देते थे। उसने दूसरे शराब के सेट के बारे में सोचा जो उनके द्वारा नष्ट कर दिया गया था। वो एक पल के लिए झिझक गई थी। इसमें गलत क्या है? क्या आपको लगता है कि मैं आपको जहर दे दूंगा? महल मालिक ने आसपास के लोगों के घूरने को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने अपनी ठुड्डी को सहारा देने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया और शिरीन को देखा। नहीं, आपने मुझे गलत समझ लिया है। शिरीन ने शराब पीने के लिए ग्लास उठाया और खाली ग्लास वापस उन्हें लौटा दिया। वो बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहती थी। अगर वो इसे नष्ट करना चाहेंगे तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अब महल मालिक को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। उन्होंने पीने के लिए अपना ग्लास उठाया। इस पेय को आपकी विदाई का उपहार माना जा सकता है। धन्यवाद। महल मालिक ने लापरवाही से उन्हें धन्यवाद दिया, लेकिन उसने वास्तव में वो नहीं कहा जो वो उनसे कहना चाहती थी। क्योंकि ये एक विदाई भोज था, इसीलिए कई लोगों ने उसे तोहफे दिए थे। उनमें से ज्यादातर ने उसे तोहफे दिए थे और वो सभी काफी कीमती और दुर्लभ थे। मूल रूप से उनमें से ज्यादातर तोहफे आत्मरक्षा और विशरण के लिए थे। यहाँ तक कि नई नई आई सुमति देवी ने भी उसे राहत देने के लिए अच्छी दवा की एक बोतल दी थी। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी की तरफ से उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन एक गिलास शराब ही थी। ये उन सब के तोहफों से बहुत दूर था। जब आकाशी ऋषि व्यास साहू जी ने शिरीन को उन्हें अपने साथ बैठकर पीने के लिए कहा तो हर कोई हैरान और परेशान हो गया था। जब तक कि उन्होंने आखिरी वाक्य नहीं कहा, सभी को सुनकर राहत मिली। सुमति देवी जो अपनी दूसरी तरफ बैठी थी, उन्होंने भी अपना ग्लास उठाया और शिरीन को एक जाम दिया। मोहतरमा शिरीन, आपके लिए आपकी यात्रा एक सुरक्षित यात्रा हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। जब तक आप वापस नहीं लौट आती तब तक मैं आपसे एक बार फिर से भोजन के लिए मिलना चाहूंगी। धन्यवाद। शिरीन ने उन्हें भी धन्यवाद दिया और नौकर को उसके बगल में उनके लिए शराब के ग्लास का एक जोड़ा तैयार करने का संकेत दिया। उसने केवल उनके लिए महल मालिक के जग में शराब डाली, लेकिन खुद के लिए नहीं डाली। उन्होंने जो कहा उसके आधार पर उन्होंने केवल एक गिलास पीने की अनुमति दी थी। अगर उसने दूसरा गिलास पिया तो वो गुस्से में आ जाएंगे और उसे मौके पर डांट देंगे। वो सबके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी, इसीलिए उसके लिए सुरक्षित था कि वो अपने शराब के ग्लास का इस्तेमाल करे। महल मालिक ने उसकी ओर देखा। वैसे तो एक दूसरे के बहुत करीब बैठे थे, लेकिन फिर भी वो बहुत सीधी होकर बैठी थी। उसने एक हाथ की लंबाई की दूरी बना रखी थी। जाहिर है उसने जानबूझकर संदेह से बचने के लिए अपनी दूरी बना रखी थी। वो एक गहरे विचार में थी। उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाया और मेज पर रखी शराब के जग को हवा में तैरा दिया और दोनों के ग्लास में शराब डाल दी। फिर उन्होंने ग्लास को शिरीन के सामने धकेल दिया। मैंने तुम्हें अभी एक जाम दिया था, क्या तुम बदले में मुझे एक जाम नहीं देना चाहोगी? शिरीन चुप रही। उसने अभी तक सुमति देवी से जाम की शराब को भी नहीं पिया था और अब वो कतार में कटौती करना चाहते थे। क्या ऐसा करना सही था? वो थोड़ी देर के लिए झिझकी, लेकिन महल मालिक ने ग्लास उठाया। वो उसे देख रहे थे। जाहिर है वो उसके हाथों उन्हें एक जाम दिए जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।